देखिए, आज की क्लास में हम लोग दो टॉपिक को देखेंगे और उसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे, समझेंगे उसके डीप में जा करके कि उसका जो बीपीएससी क्वेश्चन मेंस में पूछता है उसका रिक्वायरमेंट क्या होता है हमको आंसर देने के लिए, और उसका पैटर्न क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस हमको चाहिए। तो हम लोगों ने GS1 का GS2 का देखा था एनालिसिस की, क्या उसमें पूछा जाता है, कैसे हमको आंसर लिखना है, कैसे आपको सोर्स से पढ़ना है। आज दो टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो दो टॉपिक है एसए और डीआई, और यही एसए और डीआई जो है वो आपके लिए रैंक होल्डिंग विषय होता है। डीआई आज हम लोग इसी दोनों पे बात करेंगे, और यही दोनों जो सब्जेक्ट या पोर्शन होता है ये आपके रैंक होल्डिंग के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और भूमिका भी निभाता है कि आपका क्या रैंक होगा, यही डिसाइड करेगा। ठीक है, हम अभी सबसे पहले निबंध पे चर्चा करेंगे। निबंध का हम क्लास अभी नहीं करवा रहे हैं, निबंध का बस हम आपको विश्लेषण करेंगे कि आपको निबंध के लिए क्या क्या तैयारी करनी होती है, सोर्स क्या रखेंगे, तब उसका तैयारी आप लोग किस प्रकार से करेंगे, लेखन शैली आपकी कैसी होनी चाहिए, उन सभी मुद्दों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, समझेंगे। तो जब निबंध का टॉपिक खत्म हो जाएगा, जब हम लोग निबंध पे बात कर लेंगे, तब हम लोग किस पे बात करेंगे, डीआई पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी हम इसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं निबंध के विषय में, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजी में एस्से भी कहते हैं। ठीक है, निबंध। अब देखिएगा, निबंध के विषय में ऐसा कहा जाता है हर जगह, देखिएगा कि जिसका कोई बंधन न हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निबंध बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये साहित्यिक निबंध में ये आपको काम देगा। यहाँ समझिएगा ध्यान से, निबंध का क्या मतलब होता है। इसमें लिखा जाता है कि जिसका कोई बंधन न हो, जिसका कोई बंधन न हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य भाषा में निबंध बोलते हैं। तो अगर निबंध में कोई विद्यार्थी यह समझ रहा है कि जिसका कोई बंधन न हो उसको निबंध कहते हैं, यानी अगर कोई हमको टॉपिक दिया गया है, उस टॉपिक में हम शुरू से लेकर अंत तक बस लिखते ही चले जा रहे हैं और हम उस पर क्या कर रहे हैं, किसी प्रकार का हम उस पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं, तो आपका वो गलत हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के शब्दावली में या इस प्रकार के भाव में निबंध केवल लिखा जाता है साहित्य प्रतियोगिता में। कहाँ लिखा जाता है रवीना, साहित्य प्रतियोगिता में। मतलब क्या नहीं होता कि आजकल पेपर में मंगवाता है निबंध लिखवाना, या कोई डीएम करवा लेते हैं ऑफिस में, है ना। तो साहित्य प्रतियोगिता में आप अपने निबंध को चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी हम निबंध में बात करते हैं यूपीएससी का, यूपीपीएससी का या बीपीएससी का, यानी लोक सेवा आयोग के संदर्भ में यदि हम निबंध की चर्चा करेंगे, तो आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए कि निबंध में बंधन होता है, यानी आपको रिस्ट्रिक्टेड वे में क्या लिखना होगा, रिस्ट्रिक्टेड वे में अपना एस्से लिखना होगा। रिस्ट्रिक्टिव वे का मतलब क्या होता है, इसको क्या बोले, मतलब एक समझो कि सीमांकित तरीके से ही आपको क्या लिखना पड़ेगा, तरीके से निबंध लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सीमांकित तरीका क्या होता है, सीमांकित तरीका का मतलब होता है कि आपको जब भी कोई निबंध का एस्से का टॉपिक चूज करना हो, ठीक है, उस टॉपिक में आप 3-4 डायमेंशन में ही लिखिएगा उसको। अगर ज्यादा डायमेंशन में लिखिएगा तो निबंध का भाव विरूपित अथवा कुरूपित हो सकता है। तो सामान्यतः ऐसी संभावना होती है कि जब भी आप निबंध के भाव को जैसे ही विरूपित फॉर्म में लिखना शुरू कीजिएगा तो एग्जामिनर आपको निबंध में नंबर नहीं देगा, नंबर काट लेगा। ठीक है, हम सीमांकित चीजों को भी समझेंगे अभी, और हम लोग साहित्य प्रतियोगिता निबंध के भाव को भी समझेंगे। जब तक हम इस दोनों में कंपैरिजन नहीं करेंगे तब तक आपको निबंध समझ में नहीं आएगा। तो हम इसी को क्या करते हैं, अभी समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि निबंध जो होता है, निबंध की परिभाषा क्या होती है, या निबंध कहते किसको है, या निबंध आखिर होता क्या है। ठीक है, अब देखिएगा, जब भी हम यह बात पूछेंगे किसी बच्चों से, या आप अपने आप से जब ये सवाल पूछिएगा कि निबंध का मतलब क्या होता है, तो सभी बच्चों के लिए या सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए निबंध का डिफिनीशन क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन निबंध को यदि अगर हम आपसे पूछे कि निबंध कहते किसको हैं, तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए कि सर निबंध का मतलब होता है 3 चीज। निबंध का मतलब कितना चीज, 3 चीज। देखिए, निबंध का क्या मतलब होता है, निबंध का मतलब होता है कि अपना विचार, अपना अनुभव और अपनी जानकारी को प्रस्तुत करना ही निबंध कहलाता है। निबंध का क्या मतलब हुआ, हमने क्या कहा कि अपने विचार, ठीक है, अपने विचार पहला नंबर में, दूसरा नंबर में होता है अपने अनुभव, और तीसरा होता है अपनी जानकारी। इसको समझो बहुत बारीकी से। निबंध केवल, निबंध आसान नहीं होता है, बार बार बता रहे हैं आप लोगों को। निबंध इतना आसान होता है तो कोई भी कलम उठा करके पढ़ना शुरू करता है, लिखना शुरू कर देता। ठीक है, अभी पटना में ऐसी स्थिति है कि जो भी निबंध नहीं पढ़ा मास्टर सब निबंध का क्लास खोल बैठ गया हुआ है। पर उससे पढ़ने से पहले इसको समझो। लिखने निबंध क्यों कहते हैं बिना, कि निबंध होता है अपने विचार, अपने अनुभव और अपनी जानकारी को अपनी भाषा में प्रस्तुत करना। अपनी भाषा में क्या करना, प्रस्तुत करना। ठीक है,
अब यहाँ हमने 3 चीजों का रेफरेंस लिया है, अपने विचार, अपने अनुभव और अपनी क्या जानकारी। अब देखो ये विचार, अनुभव और जानकारी, ये तीनों जो होगा आप देखिएगा, ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। मतलब ये हुआ कि लगता क्या है कि सभी आप एक दूसरे में क्या है, सह संबंधित है। अब यहाँ देखो विचार का मतलब क्या होता है, अनुभव का मतलब क्या होता है और जानकारी का मतलब क्या होता है। यहाँ देखो विचार का मतलब होता है थॉट, क्या होता है, थॉट। अनुभव का मतलब होता है एक्सपीरियंस, क्या होता है, एक्सपीरियंस। जानकारी का मतलब होता है नॉलेज, है ना, ज्ञान या जानकारी, या यहाँ पर हम लोग इंफॉर्मेशन जैसे इंग्लिश शब्द का भी क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। देखो आप एक अच्छा निबंध तब लिख पाइएगा जब आपके पास में क्या हो, इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। जब आपके पास में उस इंफॉर्मेशन से संबंधित किसी प्रकार की घटना का आपके पास में अनुभव हो, चाहे उस घटना को आपने कान से सुना हो, अपनी आंखों से देखा हो या आपके साथ घटित हुआ हो, तो उसको क्या करेंगे आप अपने में समायोजित करेंगे और उस घटना पर अपने विचार को प्रस्तुत करते हुए अपने बिल्कुल साधारण सी भाषा में उसको लिखना होता है। अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ हमने लिखा है यूपीएससी, यहाँ यूपीपीसीएस और यहाँ बीपीएससी लिखा हुआ है। तो जब भी आप बीपीएससी का निबंध लिखिएगा तो अपनी भाषा का मतलब क्या होता है, अपनी भाषा का मतलब होता है बिहारी भाषा या बिहारी बोली। बात समझ में आया। शुद्ध हिंदी लिखने का निबंध में कभी भी प्रयास नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि नंबर काटेगा, आपका नंबर काटेगा नहीं, लेकिन हमको अगर अधिक नंबर लाना है तो देखिएगा कि जब तक हम बिहारी भाषा में नहीं किसी से बात, देखिए हो ना, अगर हम कहीं बाहर चले जाते हैं, जैसे कर्नाटक, हम कर्नाटका घूमने गए मान लो, ठीक है, तो वहां तो कन्नड़ बोलता है, अगर कोई बिहारी मिलता है तो मन में क्या लगता है, अच्छा फील होता है ना। वही चीज होता है कि जब तक कॉपी चेक करने वाले को आप अच्छा फील नहीं करवाएंगे, अपनापन फील नहीं देंगे, तब तक वो आपको ज्यादा नंबर नहीं देगा। तो अपनी जानकारी को, अपने अनुभव को और अपने विचार को कहाँ करना है, अपने बिहारी भाषा में लिखिएगा, तब जाकर के आप एक अच्छा निबंध के राइटर हो सकते हैं या निबंध लिखने वाले अभ्यर्थी हो सकते हैं। अब समझ में यहाँ ध्यान से देखो, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगा, एक्सपीरियंस हमारे पास में कहाँ से आएगा, उसके बाद में हमारे पास में विचार हमारा पास में कहाँ से आएगा। ये तीनों चीजें हैं। देखिए इंफॉर्मेशन या नॉलेज जो होता है ये आपको तब आएगा जब आप रीडिंग कीजिएगा। क्या कीजिएगा, रीडिंग कीजिएगा। रीडिंग का मतलब क्या होता है कि आप किसी अच्छे किताब को पढ़िएगा, आप किसी अच्छे जर्नल को प्रणाम आप किसी अच्छे जर्नल को पढ़िएगा, आप किसी अच्छे रिसर्च पेपर को पढ़िएगा, आप किसी अच्छे मास्टर साहब से पढ़िएगा या आप किसी अच्छे मार्गदर्शन में तैयारी कीजिएगा, तब आपको में क्या आएगा, तब आपके पास में इंफॉर्मेशन और जानकारी आएगा। ठीक है। दूसरी बात कि एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। एक्सपीरियंस जो आता है जब आप मल्टीपल टाइम्स राइटिंग करेंगे, मल्टीपल टाइम क्या करेंगे, राइटिंग करेंगे, या उस जानकारी को अपने विचार से सोचेंगे। क्या करेंगे, जानकारी को अपने विचार में सोचेंगे और फील करेंगे कि ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होगा तो क्या होगा। तब इस एक्सपीरियंस को आप अपने आप में क्या करेंगे, इनपुट करते हुए अपने विचार को लिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, मान लो एक टॉपिक है, अगर मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता, यदि हम बिहार के मुख्यमंत्री होते तो हमारे दिमाग में चीजें चलती कि हम सोसाइटी के लिए क्या करते, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए हम क्या करते, पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए हम क्या करते। आई बात समझ में, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप के लिए हम क्या करते। हमारा अपना विचार है, आप अपने हिसाब से सोचोगे, अपने हिसाब से सोचेगा। तो ये जो एनालिसिस होता है, एनालिसिस जितना भी दिमाग में करोगे और एनालिसिस के बाद में जो रिजल्ट आता है वही आपका थॉट होता है, वही आपका क्या होता है, विचार होता है। तो निबंध में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि किसी भी मुद्दे पर आपको बार बार एनालिसिस करना, बार क्या करना, विश्लेषण करना। और निबंध कभी भी किसी दूसरे के भाषा से चोरी करके हम लोग नहीं लिख सकते हैं, अच्छा निबंध हम लोग नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत। ठीक है, तो निबंध में करना क्या है बाबू, आप लोगों को तीन गो बउआ, कि पहले आपको जानकारी इकट्ठा करना है, पहले क्या करना है, अनुभव इकट्ठा करना है, फिर क्या करना है, इकट्ठा करना। ठीक है, जब तक ये तीनों चीजें आपके पास में नहीं होगी आप एक बेहतर निबंध नहीं लिख पाइएगा। आप लक पे मत रहिए कि हाँ कुछ हम लिख देंगे बीपीएससी में निबंध में नंबर हमको दे देगा। बात समझ में आया, आपको काम करना होगा। बात समझ में आया, का मतलब क्या होगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से वर्क करना होगा अपने निबंध वाले टॉपिक को। चूंकि हम क्या बताएं कि निबंध आपको क्या बनाएगा, एसडीएम बनाएगा या डीएसपी बनाएगा, और निबंध क्या करवाएगा, नीचे का पद आपको दिलवाएगा। ठीक है, चलो ये चीजें हो गई। अब इसका एक एग्जांपल हम लेकर के आपको समझाने का प्रयास करते हैं, तब शायद आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक है, देखो तो टेलीग्राम पे हम निबंध डाले हैं। ठीक है, एग्जांपल इसका हम देखते हैं, है ना, इसको क्लियर करते हैं। देखो इस एग्जांपल में कैसे समझेंगे, बताओ तो मैंने क्या लिखे हैं, घर के जोगी जोगरा, है ना, उसका क्या लिखा है, आन गांव के
सी अध, ठीक है। अब यहाँ समझो बच्चे, सारे बच्चे ध्यान से, ये लोकोक्ति है, ये क्या है हमारा लोकोक्ति है यानी कहावत है। अब हम इसमें जो हमने तीन बातें लिखी है, जानकारी का, अनुभव का और विचार का, तो इन तीनों को हम लोग किस पर्सपेक्टिव में देखें, कैसे निकालें। एग्जाम्पल है मेरे पास में, घर के जोगी जोगरा आंड गांव के सिद्ध। मेरे पास में निबंध का मान लो टॉपिक बीपीएससी मेंस हम दे रहे हैं, मेरे पास में क्या आया, टॉपिक आया, ओके। अब ये तो बहुत सारे बच्चों, 25 बच्चे के पास में आएगा ये टॉपिक। अब इसको लिखेगा कैसे, इसमें क्या चीज चाहिए हमारे पास में, 3 चीज बताओ हमको। इन तीनों चीजों में इसमें निबंध, इसको अच्छा से हम कब लिख पाएंगे बताओ तो। हाँ, इसमें अच्छा निबंध तब लिख पाएंगे जब इसमें हमको क्या होगा, जब इस निबंध का हमारे पास में क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा, या हमारे पास में क्या होगा, नॉलेज होगा, यानी जानकारी होगी। आप लोग मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे पहली बार इसको सुन रहे होंगे, है ना। तो जब पहली बार सुनेंगे तो कैसे जानकारी मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। हाँ, लेकिन तोड़ेंगे इसको, ठीक। जानकारी आ गई, जानकारी के बाद में फिर हमको क्या देखना पड़ेगा कि क्या इस निबंध से जुड़ा हुआ हमारा कोई अनुभव है। अगर वो अनुभव है तो हम साझा करेंगे, चाहे हमारे साथ घटित हुआ हो या हमारे किसी सामाजिक व्यक्तित्व के या घटना के रूप में घटित हुआ हो। इसको समझना जरूरी पहले अच्छे तरीके से, फिर लिखना बाद में, ठीक है। क्योंकि निबंध को समझना आवश्यक होता है। उसके बाद क्या होता है, विचार। जब समझ लेंगे तो अपना हम क्या देंगे, अपना हम क्या देते हैं, विचार देंगे। आई बात समझ में। अब देखो, ये 3 चीजों पर ही हमको काम करना होता है, तब जाकर के आप एक अच्छे एस्से राइटर हो सकते हैं, ठीक। देखो, घर का मतलब वही घर, जोगी जोगरा। जोगी का मतलब नहीं होता कि जो बहुत बड़ा ज्ञानी हो, जोगी मतलब क्या होता है, ज्ञानी व्यक्ति, है ना। बहुत बड़ा क्या ज्ञानी हो गया या गुणी हो गया। और जोगरा का मतलब क्या होता है, जोगरा मतलब कि जोगी का छोटका भाई। यहाँ समझिए ध्यान से, जोगी का मतलब होता है ज्ञानी, है ना, या जानकार, मतलब बहुत बड़ा बढ़िया व्यक्ति, हर चीज तरह से उसको, हाँ, विद्वान डॉक्टर भी कह सकते हैं आप इसको, विद्वान, ठीक है। अच्छा, और जोगरा का मतलब क्या होता है, मतलब कि उसको इसका छोटका भाई होता है। क्या होता है, छोटका भाई। यानी आप वास्तव में ज्ञानी तो हैं, जानकार तो हैं, आप विद्वान तो हैं, लेकिन आपको जोगी के अनुसार आपको इज्जत नहीं मिल रहा है, जोगी के अनुसार आपको समाज में वो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रहा है ना। जोगी का मतलब क्या होता है कि ये जोगी का छोटा रूप, जोगी का क्या हो जाएगा, छोटा रूप। अभी इसको और हम समझाएंगे इसमें आगे लेकर के। फिर कहता है आन। आन का मतलब क्या होता है, दूसरा। नहीं बोलते आन घर गए हुए हैं, गांव मतलब वही विलेज के सिद्ध। सिद्ध का मतलब क्या होता है, एकदम बढ़िया, लगता है कि हाँ वही ब्रह्मा है, वही नहीं बोलता है, सिद्ध पुरुष हो गए हैं, है ना। सिद्ध का मतलब क्या होता है, सिद्ध का मतलब होता है कि मतलब उसकी खूब प्रतिष्ठा होती है और लगता है कि हाँ खूब, मतलब जो है यही ब्रह्मा है, ठीक है, समझ में। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया कि घर के जोगी जोगरा आन गांव के सिद्ध, यानी घर में कोई व्यक्ति रह रहा है, वो भले ही क्यों ना विद्वान ज्यादा हो, लेकिन उसका वैल्यू ज्यादा नहीं होता है। और लेकिन जब दूसरे गांव में जाता है तो लगता है कि भाई साहब यही बहुत, मतलब उसका प्रतिष्ठा होता है, उसका इज्जत होता है। जैसे घर के मुर्गी की दाल बराबर, सेम चीज यहाँ पे आया। एग्जाम्पल समझो ध्यान से। देखो, हम हैं घर पे, कभी जाते हैं ठंडा के महीने में, तो पिताजी बोलते हैं खेत, आलू का दान समझती हो ना, आलू बोलते हैं संतोष आलू के पानी पटा, मतलब आलू ये कर दो, पानी पटा दो। तो हम कहें पापा कि हम पढ़ाते हैं बच्चा, तो इज्जत तो कर लीजिए, मास्टर साहब हैं। तो कहते हैं मास्टर होगा तुम किसी और के लिए, हमारे लिए वही जाके पानी पटाओ। हाँ, समझ में आ गया। तो हमारा वहाँ कोई वैल्यू नहीं है, हालांकि पारिवारिक चीजें हो गई। लेकिन अगर हम कहीं खड़े हैं, किसी संस्थान में खड़े हैं या कहीं पढ़ा रहे हैं, जैसे आपको हम बोल रहे हैं तो कुछ तो ज्ञान दे रहे हैं ना, तो आपके लिए हमारा एक अलग सम्मान होगा, और हमारे पिताजी के लिए हमारा कोई सम्मान नहीं है। या आप ही अपने घर में हो, जो भी लड़के लड़कियां अपने घर में क्या रहता है, बोले अरे अंजलिया 1 किलो भात बनाओ, अंजलिया पकौड़ी चाहिए ना, होता है। लेकिन वही जब बाहर में जाओगी तो क्या होगा, मान लो कि अंजलि तुम हो, तुम घर में जाते हो तो क्या बोलते हैं, अच्छा तुम अंजलि तुम हो, तुम घर में जाती हो तो क्या बोलती हो, मम्मी बोलती है ना अंजलि जाके मतलब चाय बना दो किसी गेस्ट के लिए, है ना। तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारा वैल्यू क्या है, कुक का वैल्यू है। एक बात समझो, हर लड़कियों का होता है। लेकिन अगर वही लड़की पटना आती है, दिल्ली आती है, और कहाँ जाती है, दुकान में जाती है, किताब दुकान में जाती है, ठीक है, कि सर हमको पेन दीजिए, तो किताब दुकान वाला आपको अंजलि नहीं ट्रीट करेगा, वो आपके लिए इकोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा, क्योंकि आपसे उसको 2 पैसा का क्या होगा, इनकम होगा, काम होगा। तो आप अपने घर के लिए क्या है, चाय बनाने वाली है, लेकिन यहाँ क्या है, आप उसके लिए वही ग्राहक की क्या होता है, भगवान होता है। आप ब्रह्मा हुए कि नहीं हुए। इसी चीज को आपको बहुत लिखना। जैसे देखो एग्जाम्पल एक और समझाते हैं। हमारे बिहार में एक विभूति हुए थे, उनका नाम था वशिष्ठ नारायण सिंह या ठाकुर था, गणितज्ञ थे बहुत बड़े, अभी मर गए बेचारे सारे वो। उनको बिहार वाला इज्जत नहीं किया, इंडिया वाला इज्जत नहीं किया, है ना, बोल दिया। लेकिन अमेरिका वाला उसको समझा, उनको बुलाया कि भाई मेरे यहाँ काम। वो इतना था कि वो न्यूटन को भी क्या चैलेंज किया करते थे,
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि जो अपने घर में क्या होता है उसको कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन उसको क्या होता है, उसको दूसरी जगह बहुत ज्यादा इज्जत सम्मान प्रतिष्ठान मिलता है। आई बात समझ में? तो इस अनुभव को आप या तो अपने पर्सपेक्टिव में लिख लीजिए, या किसी विभूति हो गए, कोई पर्सनालिटी हो गया, उनके में लिख लीजिए, या अगर लगता है कि आपको कोई वैश्विक कोई मिलता है पर्सनालिटी, उसको जोड़ के लिखिएगा। तो और इसको अपने विचार अपनी भाषा में लिखना है आपको, तभी आप बेहतर क्या कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हमारे पास में, बहुत एग्जाम्पल है हमारे यहाँ, इंडिया में हो, बिहार में हो, रीजनल लेवल पर हो, बहुत एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब तक इसके भाव को नहीं समझिएगा आप अच्छा निबंध नहीं लिख पाइएगा। और समझ में? अच्छा, एक और हमारे पास में पॉइंट आता है कि जो एक अच्छा निबंध होता है, या अच्छा निबंध अगर आपको लिखना है तो अच्छे निबंध में विशेषता कौन कौन सा होता है ना। जैसे घर में सब रहता है सिंपल, लेकिन दूसरे के लिए बाबू सोना होना चाहता है भाई, होता है बाबू सोना, तो सबका एक अलग अलग व्यक्तित्व हो रहा है। उसी बाबू फंस रही हो, उसी भाभी सोना का क्या है, उसी भाभी सोना को विचार में आपको ढाल करके क्या करना है, लिखना होता है। आई बात समझ में? जैसे देखो तेजस्वी यादव है ना, अपने घर के लिए क्या है वो है? क्या बोलिए? बाबू सोना थोड़े है, लालू जी उनको क्या बोलते होंगे, ऐ तेजस्वी है आवा, बहुत सिंपल से बोलते होंगे। अगर क्या वही अगर जाते हुए फिर कोई तो बोलता होगा ऐ तेजस्वी इधर आओ, बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। तो गरिमा किसकी होती है? गरिमा होती है पद की, गरिमा होता है ज्ञान का, गरिमा होता है आपके द्वारा भाई किसी प्रकार का यदि कोई व्यवस्था है उसकी गरिमा होती है। आई बात समझ में? तो इसी को अब दिमाग में घुमाओ, हर चीज को घुमाना। एग्जाम्पल हजारों है आपके आसपास में, किसी ऐसे एग्जाम्पल को लिखो कि जिसको सब लोग जान रहा हो, तो निबंध को क्या, हम तो एग्जाम्पल इसी का ना बताएं, सब बहुत सारे श्लोक है, लोगों को नहीं जितना लिख लीजिएगा, घर ना आएंगे आगे। हाँ वो हम बता रहे हैं, अभी वहां पर भी हम आते हैं, अभी तो बस एग्जाम्पल हल्का सा बताए हैं ना। ठीक है, इसको समझ में आ गया यहाँ। अब निबंध ये चीजें हो गई, तो अब ये सवाल ये आता है कि निबंध की विशेषता क्या क्या होता है, निबंध का क्या होता है, विशेषता क्या क्या होता है। देखोगे कि कोई भी निबंध का टॉपिक होता है, क्या होता है, कोई भी निबंध का टॉपिक होता है, चाहे वो इसमें पूछा हो, इसमें किसी में पूछा हुआ हो, उस निबंध का क्या होता है, उस निबंध का एक अपना विशिष्ट विषय होता है। क्या होता है? विशिष्ट विषय होता है, यानी कि स्पेसिफाइड क्या होता है बाबू, उसका टॉपिक होता है। ठीक है, देखो विषय का मतलब यहाँ टॉपिक हो जाएगा, सब्जेक्ट नहीं होता है। विशिष्ट विषय का मतलब क्या होता है रवीना, जैसे कोई भी निबंध हमारे पास में आता है, या तो राजनीतिक निबंध होगा, या आर्थिक निबंध होगा, या सामाजिक होगा, या सांस्कृतिक होगा, या द्विपक्षीय निबंध होगा, तो सबसे पहले एक अच्छे निबंधकर्ता के रूप में, यदि आप बीपीएससी के गंभीर बच्चे हैं, यूपीएससी के गंभीर बच्चे हैं, तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि यदि कोई निबंध का टॉपिक दिया गया है, सोनी वीडियो बंद कर लो बाबू, तो निबंध का यदि कोई टॉपिक दिया गया है तो वो निबंध का टॉपिक किस विषय से है, जब तक आप इसको नहीं एनालिसिस कर पाइएगा तो निबंध में फिर आगे सोचिए नहीं पाइएगा। इकोनॉमी में थोड़े पॉलिटी हम घुसा देंगे, पॉलिटी में तो नहीं किसी को घुसा सकते, इकोनॉमी वाले को सबका एक स्पेसिफिक क्या होता है, एक टॉपिक होता है, खंड होता है। तो सबसे पहले एक अच्छे निबंधकर्ता के रूप में आप में यह काबिलियत होनी चाहिए कि शीर्षक को पहचाने, शीर्षक को क्या करना होता है, पहचान करना होता है। ठीक है, अब देखो जैसे एक एग्जांपल हम बताते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन बैंक है वो बीपीएससी वाला है ना। अब देखो 69वीं का ना मेंस का हम एक बता रहे हैं, 3 सेक्शन का क्वेश्चन होता है, पूछता है 3 सेक्शन में 100 नंबर का। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सहायक है। ये किस विषय का ये निबंध है, साइंस टेक्नोलॉजी का है, सिंपल सा दिख रहा है। फिर एक और टॉपिक देख लो है ना, एक और मतलब टॉपिक है कि आध्यात्मिक उन्नति तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए योग की आवश्यकता और महत्व, ये किस विषय में आ सकता है, फिर से सुनना, शारीरिक आध्यात्मिक उन्नति तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए योग की आवश्यकता और महत्व, ये किस विषय का होगा। योग क्या है, पढ़े ना, योग दर्शन है, पढ़ते हैं ना। योग कौन लिखा था, पतंजलि बाबा लिखे थे। ठीक है, योग हो गया, वैसे से दर्शन में हुआ, तो पढ़ के क्या आता है कि ये दर्शन है, यानी एक दार्शनिक विषय का फिलोसफिकल क्या है, निबंध है। तो यदि हमारे पास फिलोसफी निबंध है तो हमको निबंध कैसा लिखना पड़ेगा, फिलोसफिकल रूप में लिखना पड़ेगा ना। तो फिर है कि महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में, पेपर 2 थोड़े होता है, विमेन डिपार्टमेंट का क्या है, हमारा सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। तो आपके पास में ये गुण आता, कोई सिखाएगा नहीं, गुण थोड़ी कोई सिखाता है, ये आपको जब किताब पढ़िएगा, मास्टर साहब पढ़ाएंगे या जहाँ पे जुड़िएगा आप लोग, तो बार बार प्रैक्टिस से अपने आप ही माथा में चला कि हाँ ये किस विषय का है। तो एक अच्छे निबंधकर्ता के रूप में सबसे पहले आपको क्या चूज करना होगा बउआ, करना होगा आपको एक विशिष्ट विषय। तो देखो हर व्यक्ति का हर विषय तो मजबूत नहीं होता है ना, कि वो पॉलिटी में भी निपुण हो, ज्योग्राफी में भी निपुण हो, साइंस में भी निपुण हो, कोई ऐसा व्यक्ति होता है। आई बात समझ में। तो जब भी आप विषय लिखने जाओ निबंध का,
तो आप उस विषय को चूज करना कि जिस विषय में आपकी जानकारी क्या हो, ज्यादा हो, जिस विषय में आप क्या हो, कंफर्टेबल हो। बात समझ में आया? उसी के हिसाब से निबंध को क्या करना, चूज करें। चलो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बढ़िया है या मेरा इकोनॉमिकल सिस्टम बढ़िया, तो हम दोनों में से किसी को चूज करेंगे। इतिहास में हम गोल हैं, इतिहास हमको समझ में आता ही नहीं है, उसको हम छोड़ देंगे। तो जिस विषय का पक्ष मेरा मजबूत है उसी को उठाएंगे ना। किसी का इतिहास में मजबूत है, ठीक है बिना, वो किसको उठाएगा, इतिहास को उठाएगा। तो 4 जो बीपीएससी निबंध देता है ना, तो उसी में से किसी एक को लिखना होता है, मतलब एक सेक्शन से। तो आप उन 4 में से पहले अपने आप को ढालो कि इन विच सब्जेक्ट यू आर कंफर्टेबल टू राइट एन आइडियल क्या एसे इन योर ओन लैंग्वेज। जब ये चीजें आपके भीतर में आ जाएगी तब आप बेहतर क्या हो जाएगा, सबसे चयन करना होता है ना, अच्छे से क्या करना, चूज करना। अगर जिस बढ़िया अगर जगह आप चूज कर लिए तो आपका क्या होगा, आपको ऐसे ही नंबर चलता आता रहेगा। बात समझ में आ गया? ये चीजें हो गई। पहला हमने क्या बताया कि इसका एक क्या होता है, विशिष्ट विषय होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, देखिएगा कि क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का मतलब होता है कंटिन्यूटी। इसको समझो क्या होता है। जब भी हम निबंध लिखते हैं, जब भी हम क्या लिखते हैं बउआ, निबंध लिखते हैं, तो निबंध को हम एकदम सीरीज में लिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग अपने परिचय देते हैं ना कि हाँ मेरा नाम फलाने कुमार है, मेरे पापा का नाम ये है, हमारा घर इतना है, हमारा यू है, पहले ये सीरीज हो गया। या हम पहले बोले कि हाँ मेरा नाम संतोष कश्यप है, हम दिल्ली में पढ़ते थे, यहाँ आए, फिर मेरा वहां जन्म हुआ। भाई आपके नाम के बाद आपके जो सीरीज उसी को लिखेंगे ना। तो निबंध में क्या होता है, निबंध में आपको क्या करना होता है, बार 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 कंटिन्यूटी के साथ में आपको लिखना होता है, यानी लगे। जैसे मान लो कि हमने 6 लाइन का क्या लिखा, एक पारा लिखा, ठीक है अंकित, क्या लिखा, 6 लाइन का एक पारा लिखा। तो फिर हम पैराग्राफ से लिखेंगे, तो अगला जो हम पारा लिखेंगे, तो अगला पारा निश्चित रूप से इससे क्या होना चाहिए रवीना, जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसी को बोलते हैं कंटिन्यूटी। तो ये कंटिन्यूटी तब आएगा जब आपका राइटिंग स्किल बढ़िया होगा। क्या होगा, राइटिंग स्किल आपका बढ़िया होगा। आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ कौन से शब्द के आगे हम क्या जोड़े, कौन से शब्द के पीछे हम क्या जोड़े। जब ये गुण आपके भीतर में आ जाएगा तो आपके निबंध में कंटिन्यूटी यानी क्रमबद्धता क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो एक अच्छे निबंध की थर्ड विशेषता होती है वह होता है अस्पष्टता। क्या होता है, अस्पष्टता यानी क्लैरिटी। क्या होता है, क्लैरिटी। अभी क्लैरिटी क्या होता है रोहित, देखो ध्यान से। यदि हम कोई भी बात बोल रहे हैं सामने वाले को, तो सामने वाला सुन करके उसको इतना स्पष्ट सुनाई देना चाहिए ताकि वो हमारे विषय में क्या जानकारी प्राप्त कर सके, ठीक है। स्पष्टता का मतलब यह भी होता है कि जो आप राइटिंग कर रहे हैं, चाहे इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, वो बिल्कुल हर्षिकार, दीर्घिकार, पूर्ण विराम, चाहे जो नुक्ता फुक्ता होता है वो बिल्कुल सही तरीके से हो, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी, आपकी लिखावट काफी सुंदर हो ताकि देखने वाले को, पढ़ने वाले को अतिरिक्त मानसिक दबाव का सामना न करना पड़े आपकी कॉपी को देख करके। क्योंकि अगर वो झुलझुला गया आपकी राइटिंग को देख करके तो आपको नंबर नहीं देगा। और आपका कॉपी में बढ़िया राइटिंग है तो 2 नंबर तो ऐसे मिल जाएगा आपको। तो अस्पष्टता में अभी अस्पष्टता आएगा कैसे, तो हमारे बिहार के अधिकांश बच्चे, अधिकांश लड़के लड़कियां क्या करते हैं, जब ग्रेजुएशन करते हैं तो वो मिलता है गैस पेपर, मिलता है ना। हाँ, साल भर तो सुतल रहेगा सब, और जब एग्जाम आएगा तो क्या करेगा, गैस पेपर खरीदेगा नहीं नंदनी, और वही लेके कहाँ जाता है, पेपर देने चला जाता है। तो साल भर की पढ़ाई को, जो किताब का टेन्योर है, उसको एगो गैस पेपर में कैसे तुम पढ़ करके निकाल पाओगी, नहीं निकाल पाओगी। इसलिए देखिएगा कि जो एकेडमिक जिसका बढ़िया होता है ना, वो कोई भी एग्जाम जल्दी क्रैक कर लेता है, क्योंकि उसका दिमाग बचपन से क्या किया जाता है, शार्प किया जाता है। तो हम बार बार कहते हैं कि निबंध लिखने से पहले या कोई भी मेंस लिखने से पहले आप उस विषय की जानकारी प्राप्त कर लो, अच्छी किताब पढ़ो, अच्छा नोट्स पढ़ो, अच्छा जर्नल पढ़ो, ताकि उसमें मात्रा की क्या हो, गलती आप में ना हो। निबंध देखो, निबंध में जहां पर मात्रा की गलती हो गई तो समझो कि आपको फिर आगे जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि बच्चा क्या है, पहला बार क्या हो रहा है, मेंस दे रहा है, इसको थोड़ा सा झुलाया जाए। स्पष्टता बहुत आवश्यक है। आपने उज्जवल कुमार का जो टॉप किया है उसका कॉपी निबंध का देखा होगा, यूट्यूब पे डाला है, वो लड़का बहुत अच्छा निबंध लिखा है। वास्तव में जो निबंध का जो टॉपिक है बहुत सुंदर लिखा हुआ है, उसकी लिखावट भी इतना पसंद। देखो सुंदर से मतलब नहीं होता है, आप स्पष्ट लिखना चाहिए, स्पष्ट के साथ लिखा हुआ तो तब ना नंबर मिला, दूसरा नंबर मिला है। समझ में आया? तो ये चीज समझ में आ गया स्पष्टता का, ठीक है। चलो अगला आता है चौथा में कि विचारों की गहराई। विचारों की गहराई यानी डेप्थ ऑफ। जैसे देखो बाबू, कोई भी टॉपिक हमको दिया गया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे सुमन, अपने गहराई से, अपने जो थॉट्स मेरे पास में है भीतर, यानी अंतर आत्मा से हम क्या लिखते हैं नंदनी, अपने आंसर को लिखेंगे, अपने निबंध को लिखेंगे। अनमताहे नहीं, अनमताहे ऐसे मन से नहीं, बल्कि क्या एकदम पूरा सिंसियर होकर हमको लिखना पड़ेगा। अब ये विचारों की गहराई का क्या मतलब होता है पूजा, देखो
विचारों की गहराई का मतलब होता है कि यदि आप किसी भी मुद्दे पर सोच रहे हैं, यदि आप किसी भी विषय का विश्लेषण कर रहे हैं, तो उसके इतना अंदर चले जाएं जितना आपका ज्ञान है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति हमको बोलेगा कि मौर्य समाज के बारे में चर्चा कीजिए, हम बोलेंगे हम हाथ खड़ा करेंगे, हमको नहीं मालूम, इतिहास हमको आता ही नहीं, हम हाथ खड़ा कर देंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विद्वान होगा, अगर उससे पूछेगा कि मौर्य समाज के बारे में बताइए, वो तो इतिहास का जानकार है, वो तो हमसे ज्यादा गहराई में हो जाएगा। तो यदि मौर्य समाज पर निबंध हम लिखे और वो लिखे तो किसका अधिक नंबर मिलेगा? उसको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो जो लिख रहा है, तुम नींद खोलो रविना, क्योंकि वह जो लिख रहा है वो कहां तक ये चीज सो रही है, क्योंकि वह जो लिख रहा है वो गहराई तक पढ़ा हुआ है। बात समझ में आया? तो किसी भी टॉपिक को पढ़ लिखने से पहले, किसी भी लोकोक्ति को समझने से पहले आपको अपने डेप्थ में या गहराई में जाकर के लिखना होगा। और ये गहराई में आप तब जा पाइएगा जब आपके पास में उस विषय का जानकारी हो, उस विषय का क्या हो? ज्ञान हो। आई बात समझ में? और ज्ञान कहां से आएगा? किताब पढ़ने से आएगा, दूसरे का यूट्यूबिया लेक्चर सुनने से नहीं आएगा। अभी देखो बहुत सारा बच्चा सोया हुआ है, जिसका 100 है बीपीएससी में वो भी डर रहा है कि मेरा पीटी होगा कि नहीं होगा, और जिसका 80 है उसको तो हुक्की पकड़ा हुआ है। जैसे रिजल्ट आएगा सब दौड़ेगा कहां पर? मेंस के लिए, टेस्ट के लिए, मेंस के लिए। अब बताओ कि जो साल भर का सिलेबस है, कोई भी मास्टर साहब 2 महीना में भर के पिला देगा उसको? पहले वाली बात भी नहीं कि हाँ पार्क लाटो जाके वहां लिख दो, मेंस में कहीं कुछ घुमा दिया तब, है ना? तो इसी को बोलते हैं विचार की। अगर जो बच्चा समझ रहा है कि भाई आज न कल तो हमको मेंस देना है ना जी, 17वीं का 18वीं का, तो वो बच्चा अपने लगा हुआ है, पढ़ रहा है वो। समझ में आया? तो गहराई का मतलब होता है कि आपको दूरदर्शिता के साथ टॉपिक को क्या करना होगा? समझना होगा, पढ़ना होगा। आई बात समझ में? चलिए, उसके बाद में 5वां जो विशेषता होता है एक अच्छे निबंधकर्ता के रूप में, वो होता है व्यक्तिगत दृष्टिकोण, है ना, यानी पर्सनल थॉट। कोई भी मुद्दा दिया गया, जैसे अभी हमने पढ़ा है ना कि महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में, एक टॉपिक निबंध का दिया हुआ है। तो इस पे आपका क्या विचार है? आपने बिहार सरकार का विचार तो लिख दिया, क्या क्या योजना है भारत का लिख दिया। लेकिन भाई जब निबंध पूछा होता कि आप अपने से लिखो ना, अपनी भाषा में लिखो, तो आपका क्या विचार होना चाहिए उस पर? आप किस प्रकार से उसको लिखेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, तब ना हुआ वो चीज। आई बात समझ में? तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण तब आएगा कि जब आप दूरदर्शी बनेंगे। दूरदर्शी का मतलब क्या होता है? सक्की बनना। शक कैसे लिखते हैं जी? ऐसे ना, शक करना। देखते हो जिनके पापा चाहे मम्मी शक करती है, दिमाग के बहुत तेज होते हैं, वो हंसने वाली बात नहीं, ये रियलिटी है। जो आदमी जितना ज्यादा शक करता है ना, उसके वो व्यक्ति उतना ही दिमाग का तेज होता है। इसी मान के चलो, है ना? हाँ, पता नहीं चलेगा। मीठा मीठा बोलेंगे कि हाँ बेटा कहाँ जा रहे हैं, तब पढ़े जाता नहीं तो ठीक बात जा, लेकिन उनका दिमाग में समीकरण चलता रहता है। शक करते हैं कि कहीं बच्चिया बाहर तो नहीं घूम रही है, दोस्त के साथ पिज्जा तो नहीं खा रही है, घूम तो नहीं रही है। तो जो जितना ज्यादा शक करेगा ना, उतना ज्यादा वो दिमाग का क्या होता है? तेज होता है। हाँ, दिमाग को ध्यान रखना, क्षमता को बढ़ाता है। तो जब भी आपके पास में निबंध का टॉपिक आएगा, तो आप व्यक्तिगत दृष्टिकोण तब लाइएगा जब आप एक शक के निगाह से उसको देखेंगे, शक के विचार से उसको देखेंगे, इसमें और क्या क्या हो सकता है, इसकी संभावना क्या क्या हो सकती है। जिसे पापा बोलते हैं ना कि तो बोली है जाइए पढ़ने के लिए, क्या क्या कर सकती है, भले तुम करो ना करो कोई मतलब नहीं, पापा क्या करेंगे? सोचेंगे क्या क्या कर सकती है ना? तो निबंधकर्ता के रूप में आपको, आप निबंध में क्या बेहतर परफॉर्म करके कर सकते हैं, वो भी आपको क्या करना होगा? आपको यहाँ पर सोचना होगा। आई बात समझ में? जब ये 5 चीजें लिख देंगे तो एक निबंध में यही पांच मतलब उपागम की आवश्यकता होता है। एक अच्छे निबंध लेखन के रूप में, लेखनकर्ता के रूप में इन्हीं 5 चीजों पर आपको क्या करना होता है बउआ? काम करना होता है। जब ये 5 चीजें आप लिख लीजिएगा, तब आप क्या करेंगे? छठा में उप निष्कर्ष नहीं होता है, उपसंहार लिखा जाता है। यहाँ देखोगे सामान्य अध्ययन के पेपर में हम लोग जैसे क्वेश्चन पर लिखते हैं ना, तो हम लोग क्या लिखते हैं? निष्कर्ष लिखते हैं। लेकिन क्या है, जब हम निबंध लिखेंगे तो निबंध में हम लिखते हैं उपसंहार। अब निष्कर्ष और उपसंहार में अंतर क्या होता है, इसको समझो। देखो, निष्कर्ष जो होता है वो निष्कर्ष होता है प्रश्न की मांग के अनुरूप, जैसा प्रश्न वैसा हम उसका निष्कर्ष लिख रहे हैं। लेकिन उपसंहार जो होता है, उपसंहार में साहित्य में ऐसा कहा जाता है, जब साहित्य पढ़िएगा, कि उपसंहार का मतलब होता है किसी भी कार्य का समापन करना। यानी आप जो निबंध लिख रहे हैं, उस निबंध को लिखने के बाद में आप उसको अंतिम रूप दे। अंतिम रूप देने का मतलब ये होता है
कि एग्जामिनर समझ जाएगा कि अब इसके पास इस विषय में बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वह व्यक्ति अपना बात को क्या करता है, समाप्त करता है। इसको बोलता है उपसंहार। यानी उपसंहार के बाद में और ये परिचय से पहले बीच में जो भी चीजें आपके समझ में आ रहा, जो भी आपकी क्षमता था, सब आपने क्या किया है, उड़ेल दिया है निबंध में। यानी अब इसके आगे हमारी क्षमता खत्म है, हम नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये होता है एक निबंध का क्या विशेषता। तो जब भी आप बीपीएससी का निबंध लिखिएगा तो आपको क्या करना होगा, किसी भी, सबसे पहले क्या होता है कि एक टॉपिक को चयन करना है। आप जिस भी विषय में महारत हासिल आपके पास में है, आप उस विषय का क्या करेंगे, चयन कर सकते हैं। लिखने के बाद में क्रमबद्धता से लिखेंगे, उसके बाद में अपनी भाषा को स्पष्टता के साथ लिखेंगे, फिर अपने थॉट्स को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को बताएंगे और दूसरा बात क्या करेंगे, उपसंहार को लिखेंगे। आई बात समझ में। चलिए, अब ये तो हो एक निबंध का। अब देखोगे कि बीपीएससी जो है वो हमसे निबंध में आखिर पूछता कौन कौन सा टॉपिक है। ठीक है, हमसे कौन कौन सा टॉपिक पूछता है, उन सारे टॉपिक को हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, उसका फ्रेमिंग करके। ठीक है, चलिए देखोगे कि हम बीपीएससी की बात करते हैं, ब्रिटिश पब्लिक सर्विस कमीशन का, है ना, बिहार तो नहीं है। देखो सेक्शन 1 जो होता है, सेक्शन 1 में बीपीएससी आपसे सामान्य टॉपिक का क्या पूछता है, निबंध पूछता है। सामान्य टॉपिक का मतलब क्या हो सकता है रवीना, या तो पॉलिटिकल पूछ सकता है, इकोनॉमिकल पूछ सकता है ना, या कोई भी विषय पे पूछ सकता है, वो स्वतंत्र है बेचारा वो, है ना। लेकिन इसमें डिफाइंड रहता है कि हाँ आपको एक ही डायमेंशन में सोचना है। ये थोड़ा सा आसान होता है। ये रहता है कितना नंबर का, 100 अंक का रहता है। ठीक है, चलो सेकेंड जो होता है, सेकेंड सेक्शन में भी आपको सामान्य टॉपिक का ही रहता है, सामान्य टॉपिक का रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें 2 चीजें अलग से जोड़ी गई हैं। यदि आप बीपीएससी का मेंस का पीवाई को देखे होइएगा और उसका एनालिसिस कीजिएगा तो समझ में क्या आएगा, ये भी रहता है सामान्य टॉपिक। मतलब क्या कि कोई दे देगा राजनीतिक मुद्दा पर दे देगा, आर्थिक मुद्दा पर दे देगा, उसके बाद कि किसी सामाजिक मुद्दा पर दे देगा, सांस्कृतिक मुद्दा पर दे देगा, सिंपल दे देगा। लेकिन पूछेगा क्या, पूछेगा इसमें आपके अपने विचार को पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, अपने विचार को पूछा जाता है। और दूसरा पूछा जाता है यहाँ पर कुछ दर्शन भी, यानी जो फिलोसफी होता है ना, यहाँ पर फिलोसफिकल इससे भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, ये तो लिखता है धाए धाए, जैसे लखीसराय के चौक पर गोली चलता है ना धाए धाए, वैसे ही यहाँ इस सेक्शन को खूब धाए धाए लिखेगा बच्चा सब। लेकिन फंसता कहाँ है नंदनी, ये समझ में आ गया। ये भी टॉपिक रहता है, लेकिन क्या रहेगा, इसमें आपके अपने विचार डालने होते हैं। जैसे जो कि डॉक्टर के पास हमारा पैर टूट गया, ठीक है, हम गए डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब मेरा पैर टूट गया, तो डॉक्टर क्या करेगा, वैसा करेगा। और डॉक्टर हमसे पूछ रहा है कि बताइए संतोष जी कैसे इलाज किया जाए, डर नहीं लगेगा हमको कि बताओ हम आए तुम्हारे पास में, तुम बोल हमसे पूछ रहे हो। हाँ, तो बीपीएससी यही काम करता है, टॉपिक देता है वही, उसका इलाज पूछता है कि तुम बताओ। जैसे देखो टॉपिक है ना, अभी सेकंड ने पूछा है ना कि महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति, बोल दिया कि क्या स्थिति है। सब लोग जानता है कि महिलाओं के साथ में क्या घरेलू हिंसा है, उसको रोजगार ज्यादा नहीं मिल पा रहा है, समानता का अधिकार का हनन हो रहा है ना, बहुत चीजें हैं। फिर कहता है कि राजनीतिक सशक्तिकरण के प्रति, अब तुमसे बोल रहा है ज्यादा नहीं उड़ियाओ, उड़ो नहीं ज्यादा, तुमको खाली महिला को पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में ही लिखना है। कितना पॉलिटिकल सोचोगी, यदि तुम पढ़ी लिखी हो, अच्छे से पढ़ती, अच्छे से तैयारी करती, तब तुम क्या चुनाव आयोग का डाटा लिखती, बिहार में महिला प्रतिनिधि के बारे में लिखती। अभी है ना कि जिला पार्षद है कोई, या चला कौन रहा है, उनके पति, मुखिया है महिला, चला कौन रहा है, उनके हस्बैंड, यही चल रहा है। इन मुंडी ला रही है, सही बात है ना। हाँ हाँ हाँ, इन्हीं सब चीजों को यहाँ पे अपने भी चलते। अब देखो उसके घर में उसकी मम्मी जिला पार्षद चलाते कौन है, पापा चलाते हैं, हर घर की यही कहानी है। बस समझ में आ गया। तो ये चीजें होती है। अच्छा, थर्ड सेक्शन में क्या आता है बउआ, ये आता है, इसमें पूछा जाता है आपसे प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है, लोकोक्ति या कहावत। क्या पूछा जाता है, लोकोक्ति या कहावत। ठीक है, या इसमें बोलते हैं क्या, कहावत। ठीक है, अब देखो अतुल प्रसाद साहब जब थे तो बहुत अच्छा काम किए बेचारा, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किए हैं वो। भाई बीपीएससी का पेपर है तो आप बिहार के रीजनल लैंग्वेज को जानो, समझो कि वो क्या बोल रहा है ना। देखती हो मैथ में किसी का 200 300 में 220 नंबर आता था, किसी का हिस्ट्री में 120 नंबर आता था तो फेल हो जाता था, मैं सब कर जाता था, ये होता था वो। तो ये लोकोक्ति आपको यहाँ लिखवाता है। ठीक, अब यहाँ समझो, इसमें बच्चा को आराम से 50-55 नंबर तो दे देता है, लेकिन ज्यादा मशक्कत बच्चों को यहाँ करना पड़ता है। अब आप जब तक किसी फिलोसफिकल चीज को नहीं पढ़िएगा तब तक आप इसमें बेहतर नहीं कर पाइएगा। और लोकोक्ति तो भाई सबके लिए नहीं, यहाँ पर तो किताबें नहीं मिलता है कोई मार्केट में, है ना। तो आपको अपने हिसाब से इसको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। ये भी 100 नंबर का होता है, वो भी क्या होता है, 100 नंबर का होता है। ठीक है,
300 नंबर का टोटल निबंध होता है। और यकीन मानो जिस भी बच्चे का 300 में से यदि किसी का 200 छोड़ दो, अगर 190 प्लस नंबर आ रहा है, इसका मतलब है कि उसके पास में जानकारी अच्छा खासा है और वो निबंध के बदौलत क्या करेगा, टॉप करेगा, पद ले लेगा। देखो अगर मान लो कि निबंध में कितना आता है 190 आ गया और डीआई में 72 नंबर आता है ना, कितना हो गया 262 नंबर होना गया। 72 बच्चा को आता भी है, मैथमेटिक्स है ना वो। आप कट ऑफ कितना जाता है मेंस का, बिना बताए थे ना 467। जरा बताओ कि दुइये को विषय पढ़ के तुम 50% नंबर ला रहे हो। अभी फर्स्ट पेपर का वो फर्स्ट सेक्शन बचा हुआ है, सेकेंड पूरा 200 का 300 नंबर का बचले है। अगर कोई बच्चा जैसी पढ़ाई करे तो आराम से क्या कर सकता है, बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकता है। आई बात समझ में। तो ये हमको तीनों 300 नंबर का होता है, तो 300 में कोशिश करना है कि आपको 190 से अधिक नंबर लाएं। और 190 से अधिक नंबर कब ला सकते हैं उसके विषय में अभी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो ये समान टॉपिक तो क्या है अपना, उसको पढ़िएगा लिखिएगा। हम थोड़ा चर्चा करते हैं लोकोक्ति वाले पोर्शन पर कि बच्चा लोग लोकोक्ति के निबंध पर कहां फंसता है और उसको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखो लोकोक्ति जो होता है किसी भी एक क्षेत्रीय हिस्से का अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गरिमा को बताता है। हमने क्या कहा, किसी भी क्षेत्र का या क्षेत्र विशेष का जो लोकोक्ति होता है या बोली होता है वो उस क्षेत्र का वो हिस्से का क्या दर्शाता है, सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। तो चूंकि हमको अभी काम किस पे करना है, हम अभी काम करेंगे लोकोक्ति पर, ठीक है। किस पे काम कर रहे हैं बाबू, लोकोक्ति पर, यानी हम बिहार की लोकोक्ति पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि बिहार में कितने प्रकार की लोकोक्तियां हैं और कितने प्रकार की क्षेत्रीय बोलियां हैं या भाषा है जिसके आधार पर लोकोक्तियों का निर्माण हुआ है अथवा सृजन हुआ है। आगे बढ़े हम लोग। देखो सबसे पहले समझो, लोकोक्ति को समझने से पहले हमको बिहार के लिंग्विस्टिक कल्चर को समझना पड़ेगा, भाषाई संस्कृति को समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर बिहार बन गया, ठीक है। ये हमारा कौन सा हिस्सा हो गया, नॉर्थ पार्ट, ये साउथ पार्ट, ठीक है। देखो हम सबसे लोकोक्ति से पहले हम लोग यह जानते हैं बिहार की क्षेत्रीयता को समझते हैं, ठीक। देखो ये यहाँ पूरा का पूरा जो क्षेत्र है शिवहर से लेकर के ऐसे ये इलाका तक का, ये यहाँ तक का, मतलब देखो ये कौन सा नदी हो गया, मान के चलो कि यहाँ पर गंडक नदी बहता है, ये गंडक वाला से मान लो है ना, और ज्यादा हम आगे बढ़ा दिए हैं, यहाँ आ जाओ, ये गंडक हो गया। और यहाँ कौन सा नदी हो गया, सोन हो गया, ये गंडक हो गया। देखो तो सोन के पश्चिम, गंडक के पश्चिम, ये यहां से यहां तक का क्षेत्र, यहाँ पर क्या बोला जाता है, कौन सा बेल्ट है ये, भोजपुरी। दिक्कत। अब देखो भोजपुरी का भी दो पार्ट होता है, एक होता है ठेठी भोजपुरी, एक होता है हिंदी भोजपुरी। क्या होता है रवीना, इसका भी दो पार्ट, ठेठी और एक तो हिंदी। तो देखोगे कि उत्तर बिहार वाले इलाके में यहाँ पर क्या बोला जाता है, यहाँ पर बोला जाता है ठेठी भोजपुरी, समझो ध्यान से। और यहाँ पर पटना के नीचे जो है, मतलब आरा वाले के नीचे में, हाँ हिंदी भोजपुरी, हिंदी भोजपुरी, ठीक है। हालांकि दोनों भोजपुरी का ही उसके पेरेंट्स है, लेकिन यह क्या है, यहाँ जब बोलोगी साउथ में, जैसे कि कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, बक्सर हो गया, अरवल हो गया, इन समय जब बोलो तो यहाँ की है तो भोजपुरी ही, लेकिन वहां पे तो हिंदी का टोन आता है। लेकिन यहाँ पर सीधे भोजपुरी बोले लगे, काने छेद के निकल गया इसे। हाँ मतलब भोजपुरी बड़ा है, हाँ कोई मतलब रिस्पेक्ट नहीं करता है वहां पर, ठीक है। लगे कि एकदम, हाँ एकदम, हाँ। अरे ये इतना खतरनाक इलाका है, मुजफ्फरपुर से हम जब दिल्ली जाते थे तो पहले हैं, हाँ जब जाते थे ना, तो चूंकि देखो ये पूरा गोरख बनारस तक भोजपुरी बोला जाता है, ठीक है। तब उस समय चूंकि नए नए थे, जाते थे मुजफ्फरपुर से वहाँ दिल्ली के लिए, जब छुट्टी मारते थे पहुंच जाते थे तब। अब क्या होता था कि कोई पैसेंजर लोकल चढ़ा यहाँ पे, बोला कि बैठने देते थे, पता है कि हम हो गया साइड में जब खोल के सो गया हुआ है। अगर जिद करते बोलता कि ट्रेन खदल बाका, कोई बोलता है बाप के बाका, ऐसा बोलता है कि मतलब अजीब है। तो ये आपको बोली, ये वास्तव में बोली नहीं बल्कि ये यहाँ की संस्कृति है, इसको समझना होगा। लोकोक्ति लिखने से पहले हमको संस्कृति को समझना पड़ता है। तो ये क्या हो गया, भोजपुरी का बेल्ट हो गया। अब देखो यहाँ बिहार में 3 जिला है ना, देखिएगा, अररिया से लेकर के यहाँ पूर्णिया कटिहार तक, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला जाता है, यहाँ पर बोला जाता है छीछा नहीं, सुरजापुरी बोली। हाँ क्या बोला जाता है, सुरजापुरी, ठीक है। अब यहाँ आओ,
हाजीपुर, ये है ना, हाजीपुर, शिवहर, शिवहर को हल्का सा पकड़ लो, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, ये कौन सा बोली हो गया, वज्जिका। हाँ, अभी देखते हो ना मनी मिराज मुजफ्फरपुर का है, देखो कौन सा पीरामल है, परिमल है लड़का, मोटका के ब्याह बनाता है वेब सीरीज है ना, यहाँ बोलता है रे छोरा रे छोरी कहा जाए, सब बोलता है, बोल रहा था वज्जिका का, ये वज्जिका का बोली हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ आ जाओ, ये पूरा का पूरा इलाका यानी सीतामढ़ी का इलाका जो मतलब पश्चिम चंपारण का पूर्वी इलाका से लेकर के ये सारा कौन सा इलाका हो गया, ये सबसे सुंदर है ना। हाँ, मैथिली का मतलब शादी विवाह में मैथिली गीत ना बजे तो शादी संपन्न होता है नहीं, मतलब है शारदा सिन्हा का तुम शादी का गीत नहीं सुनी हो, जो डेथ कर गई है, ये तुम लोग शादी में जाती होगी अरब अक्सर में, तो कौन सा गाना बजता है, पवन सिंह का गाना बजता है। हाँ, वो फर्जी गाना बजता है, गीत, हाँ गीत ही है, हाँ तो ओरिजिनल गीत हो गया। लेकिन देखिएगा जब शादी का विदाई होता है ना तो वो हमेशा मैथिली लैंग्वेज को ही बोला जाता है। अब हमको तो हम हालांकि हम तो मिथिलांचल के ही हैं मूलतः, क्योंकि गांव पड़ता है सीतामढ़ी जिला में, लेकिन हमको बोलने नहीं आता है मैथिली, क्योंकि कभी वहां रहे नहीं है, है ना, हमारे पिताजी भी ढंग से नहीं बोल पाते, सब लोग बाहर रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा बोली सुना ना यूट्यूब पे अच्छा बोला जाता है। तो मैथिली का एक बहुत बड़ा बेल्ट है। ठीक है, ये हमारा ये चीजें हो गई। अब देखोगे कि ये यहाँ पर आ जाओ, कहाँ गया, हाँ अब देखो, अब ये जो इलाका आता है गया बला पटना का लेकर के ये सब, ये कौन सा क्षेत्र हो गया, ये यहाँ तक का मगही। ठीक है, उसके बाद बांका जमुई मुंगेर में क्या बोला जाता है, अंगिका, है ना, अरे पढ़े हो ना अंग प्रदेश, अंगिका। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ये हमारे पास में क्या हो गया, हमारे पास में बिहार का एक रीजनल लैंग्वेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब एक विद्यार्थी के रूप में, चूंकि आप बीपीएससी का अधिकारी बनेंगे, एसडीएम बनिएगा, ऐसा थोड़े है कि आप यदि पश्चिम चंपारण के हैं तो आपको नौकरी यहीं पर मिलेगा। हो सकता है कि आप बोल रहे हैं भोजपुरी, ठीक है रवीना, आपको नौकरी भेज के कहाँ भेज दे, अंगिका भाषा में। तो अगर तुम भोजपुरी से प्रेरित हो तो यहाँ पर जाकर तुम ये थोड़ी बोलो कि अंगिका खराब है चाहे बेकार है, नहीं। एक अधिकारी के रूप में आपको समूचे बिहार के भौगोलिक और सांस्कृतिक पहलुओं को पढ़ना होता है, समझना होता है, आई बात समझ में। तो आपको चाहो या ना चाहो, मानो या ना मानो, आपको ये चीजें पढ़ना होगा, समझना होगा। उसके लिए किताब नहीं पढ़ना, देखो सब तो बिहारी ना है, सब तो बिहारी कल्चर है, तो यदि इसमें से किसी एक भी भाषा का तो आपके पास में नॉलेज होगा कि नहीं होगा। आप लोगों का मान लो कि कोई भागलपुर का हो तो उसका अंगिका मजबूत होगा, कोई बेगूसराय का है तो उसका अपना हल्का मैथिली बोलता है लोग भी, उसका वो मजबूत होगा। तो आप जिस भी क्षेत्र से हैं, जहां से आप हैं, तो अगर आपको लोकोक्ति वाला कोई अगर श्लोक मिलता है, चारों लोग रहता है ना जी, चारों में से किसी ऐसे भाषा को चुनो जिसमें कि आपका लैंग्वेज लगता है। ऐसी बात है, हम हालांकि हम तो पढ़े हैं हर लैंग्वेज को, मगही में तो लगता है कि मतलब तो बोली बंधु सिंह से बातें नहीं करता मगही वाले लोग, नहीं मगही है, बड़ी खतरनाक कौन होगा उनका, इसका बोलिए अलग है मगही का, हाँ वो अजीब बोलता है वो, हाँ वो अजीब लगता ही लगता है। तो आप जहाँ के हो वहीं से क्या करना है, वहाँ के लैंग्वेज को अपना बनाना है और उसी में बेहतर कर सकते हो। जैसे हम मैथिली को ज्यादा जिए हैं, क्योंकि मैथिली में साहित्य भी रहा है पढ़ने के लिए यूपीएससी मेंस में, तो मैथिली को हम जानते हैं, तो मैथिली कोई भी अगर निबंध मेरे पास में आएगा तो मैथिली में बेहतर कर सकते हैं, कुछ राइटर का नाम जानते हैं। अच्छा, जहां जहां आपका घर है, जहां भी जिस भी क्षेत्र में आपका घर है ना, उस घर के कुछ बड़े बड़े वहां राइटर्स होंगे, व्यक्तित्व होगा। जैसे देखो भोजपुरी की बात करें तो कौन, भिखारी ठाकुर, बहुत अच्छा नाम है ना, व्यक्तित्व है। राजेंद्र प्रसाद, बहुत अच्छा नाम है। उसके बाद कौन है इस क्षेत्र में जो भी व्यक्ति है, राम लखन शुक्ल, कौन सा चंद्र शुक्ल जो बुलाए थे गांधी जी को यहाँ पर, सब है। तो जो भी राम शुक्ल, उन सारे व्यक्तियों के नाम को आप याद करो, उनका जो भी योगदान रहा हो एग्रीकल्चर में, सोसाइटी एम्पावरमेंट में, सब में उसको आपको क्या लिखना है। ठीक है, तो जब तक आप इस निबंध में लोकोक्ति वाले निबंध के लिए अगर तैयार खुद को करना चाहते हैं तो आपको इस बिहार के भाषा को, बोली को समझना पड़ेगा। देखो 4 में एगो लिखना होगा तो आप अभी से ही तैयार कर लो कि हाँ हमको ये विषय मजबूत करना है। तो अगर नेट पे डालोगी तो वज्जिका का, अगर डालोगी तो वज्जिका का मतलब राइटर का तुमको नाम मिल जाएगा। ठीक, अब देखो, अब इन सारे बोलियों में एक सामान्य बात क्या होता है, देखोगे कि निबंध में ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप निबंध लिखने जाइए तो निबंध में आपको थोड़ा बहुत श्लोक लिखना पड़ता है, शायरी लिखना पड़ता है, छोटी कहानियां लिखनी पड़ती है, या किसी प्रकार का छंद पैराग्राफ लिखना पड़ता है ना। तो उन सारी चीजों को जब आप लिखिएगा तो बेहतर कीजिएगा तो आपको नंबर क्या होगा, नंबर थोड़ा ज्यादा मिलेगा, कहीं कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है।
आई बात समझ में? तो कोशिश करना है कि लोकोक्ति को लिखने, जब आप लिखने जाइए, तैयार कीजिए जब निबंध के लिए, तो बिहार की क्षेत्रीयता के साथ में आप थोड़ा बहुत श्लोक याद करना होगा, आपको थोड़ी बहुत कविता आपको याद करना होगा, और थोड़ा बहुत आपको क्या करना पड़ेगा, छंद हो, शायरी हो, या किसी प्रकार की कोई छोटी कहानी हो, उन छोटी कहानी को भी क्या करना होगा, इसमें लिखना होगा। ठीक है, इस लोकोक्ति का तैयारी टीचर कोई भी हो केवल गाइड कर सकता है, उसको आपको निपुण नहीं कर सकता है। समझ में आया? क्योंकि लोकोक्ति जो होता है वो आपकी अपनी परिभाषा है, आपकी अपनी संस्कृति है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। हम बस गाइड करते हैं, करेंगे, कोई भी लोग गाइड करेंगे ही आपको वर्क अपने हिसाब से करना है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, लोकोक्ति को भी बहुत बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलो। चयन करने की क्षमता का मतलब क्या होता है? चयन करने की क्षमता का मतलब होता है कि हमारे पास में बहुत बड़ा थाली दिया हुआ है और हम क्या खाना खाएंगे जो हमको जल्दी से सुपाच्य हो जाए और हमारे हेल्थ को भी नुकसान न पहुंचे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक निबंध लेखक के रूप में आपको एक बहुत बढ़िया चयनकर्ता होना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल समझो, बहुत सारे कोचिंग है, बीपीएससी का, यूपीएससी का है ना, आजकल तो घर कोचिंग सब देखो बीपीएससी कर रहा है, लेकिन आपको चयन करना चाहिए कि हाँ कौन शिक्षक हमको अच्छा पढ़ा सकता है, कौन शिक्षक की बातें हमको जल्दी समझ में आती है। हाँ, बात पैसा का, बात उसका नहीं होता, समय का नहीं होता है, आपको समझ आना चाहिए। तो आपको चूज करना है कि हम किस शिक्षक को चूज करेंगे ताकि हम बातों को समझ पाए, लिख पाए बेहतर तरीके से। उसी प्रकार से निबंध लिखने में आपको एक बहुत अच्छा चयनकर्ता बनना होगा। आपके पास में निबंध के बहुत सारे टॉपिक होंगे, तो आप किस भाषा में कंफर्टेबल खुद को फील करते हैं, उन सारी चीजों को समझते हुए एक भाषा को चूज करना है। अब चूज किस आधार पे करेंगे, उसके 3 आधार होते हैं किसी भी चीज को चूज करना। जैसे मान लो कि अगर हम किसी लड़की को पसंद करेंगे या कोई लड़की हमको पसंद करेगी, तो भाई हमें कुछ देखेगी या हम उसमें कुछ देखेंगे तब ना पसंद करेंगे। तो वो क्या देखा जाता है, वो देखा जाता है उसका गुण, उसका चरित्र देखा जाता है, 2 चीजें। उसी के आधार पर लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन निबंध में यदि हम किसी को चयन करते हैं तो निबंध में चयन का आधार क्या होता है, निबंध में चयन का आधार क्या होता है? ठीक है, देखो, निबंध में चयन के 3 आधार होते हैं। ठीक है, जो पहला आधार होता है वो कैसे, रुचि, रुचि कैसे लिखते हैं, ऐसे नहीं। हाँ, पहला आधार क्या होता है, रुचि। क्या होता है पहला आधार? रुचि। दूसरा अध्याय होता है गहराई, और तीसरा होता है उपलब्धता। अब देखो, जैसे कोई भी टॉपिक हम चूज कर रहे हैं तो आपको सोचना है पहले, समझिए रवीना, कि क्या हमारा इंटरेस्ट इस टॉपिक में है। जैसे मान लो कि इकोनॉमिकल पॉलिटिकल टॉपिक दे दिया होगा निबंध में, और तुम किसी टॉपिक को अंदाज के ले लिया, क्या पॉलिटिकल ले लिया, तो तुम्हारा रुचि रहेगा तब तुम बेहतर लिख पाओगे, नहीं रहेगा तब। ठीक है, तो किसी भी निबंध का चयन हम रुचि पे करेंगे। ठीक, मतलब हमारा इंटरेस्ट है कि नहीं है। सेकेंड आता है गहराई। गहराई का मतलब होता है कि अगर किसी विषय का हम चयन कर रहे हैं तो क्या हमें उस विषय के विषय में गहरी जानकारी है अथवा नहीं, इस पे काम करेंगे। अगर गहरी जानकारी है तो ही उसको आप उठाइए, अदरवाइज उसको छोड़ के दूसरा को उठाइए। तीसरा आता है उपलब्धता। उपलब्धता का मतलब होता है कि क्या आपके पास में उस दिए गए टॉपिक पर डायमेंशन है खोलने वाला। अगर डायमेंशन खोलने वाला नहीं है तो आप उस निबंध को छोड़ दो, क्योंकि जितना ज्यादा डायमेंशन खोलोगी निबंध का, ये खोलिएगा आप लोग निबंध का, उतना ज्यादा कंटेंट आपको मिलेगा लिखने के लिए। ठीक है, तो ये तीनों चीजों का जो आधार होता है, ये आधार होता है आपका, आपकी पढ़ाई, आप कितना अच्छा से पढ़े हैं और कितना ज्यादा आप किताबें पढ़े हैं, समझे हैं, उस पर डिपेंड करता है आपकी रुचि, आपकी गहराई और उसका उपलब्धता सोच का। हाँ, अगर ये 3 रहेगा तो क्या होगा रवीना, हमारे भीतर में कॉन्फिडेंस रहेगा। आई बात समझ में? इतना बीपीएससी की विद्यार्थी पर लाठी चला है, चच्चा कहाँ नहीं हिले है, चच्चा पर किसी का हाथ है, कॉन्फिडेंस है ना चच्चा को। आई बात समझ में? ये 3 चीजें आपके पास में ये होना चाहिए। आई बात समझ में? चलो, दूसरी बात क्या होता है, चयनकर्ता हो गया, आपको शोधार्थी भी होना चाहिए। देखोगे कि जो जितना रिसर्चर, ठीक है। हाँ, जैसे मान लो कि कोई टॉपिक दिया गया है, क्या है, कोई टॉपिक दिया गया है, किसी भी टॉपिक में आप कितना ज्यादा रिसर्च कर सकते हो, है ना। जैसे एग्जांपल बताते हैं, मान लो कि कोई टॉपिक तुमको दिया हुआ है, ठीक है, उस पर तुम लिख रही हो या लिख रहे हो, और तुमको कहीं शायरी लिखना हो, कहीं कोई कविता लिखना हो, और कविता तुमको याद नहीं आ रहा हो, तब क्या करोगे, कहां से लिखोगे, गूगल से सर्च करके, मोबाइल तो जमा करवा लेगा। हाँ, घर पे ना। मान लो कि तुम एग्जामिनेशन दे रही हो, तुमको नहीं आ रहा था, क्या करोगी, छोड़ के आएंगे तो नंबर कम मिलेगा, फेल कर जाओगी, है ना। हाँ, अब देखो, अब मान लो यहाँ मामला तो फंस गया,
तो इसीलिए कहा जाता है कि जो बच्चा शोधार्थी होता है ना, रिसर्चर होता है, वो कहीं पर नहीं फंसेगा। अब देखते हो ये कि कभी भी टेलीग्राम में हमको शायरी लिख करके भेज देते हैं, बहुत सारा, कभी कुछ कविता लिख करके हम भेज देते हैं, है ना। तो हमारे भीतर में ये गुण है कि हमको कोई टॉपिक अगर दोगी या दोगे कोई भी टॉपिक, तो हम उस पर आराम से, हमको एक घंटा समय दो तो हम बहुत बेहतर लिख करके उसको हम पोस्ट कर सकते हैं। तो हमको मालूम है कि अगर कोई भी टॉपिक हमको निबंध लिखना है, हमको याद नहीं आ रहा है किसका, न दिनकर की कविता हमको याद आ रहा है, न महादेवी वर्मा का कोई हमको टॉपिक याद आ रहा है, किसी राइटर का कुछ याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे, हम घुमा देंगे। यानी निबंध लिख रहे हैं, हम अपना वहां पर कविता कहानी जोड़ सकते, लिख सकते हैं। और कविता कहानी भाई आदमी ने कोई लिखता है जी, बस वो रेलिवेंट होना चाहिए। जैसे प्रेमचंद का गोदान लिखा है, प्रेमचंद लिखे कविता लिखे ना प्रेमचंद साहब, वो तो इंसान है ना, वो उस समय का रेलिवेंस लिखे हैं। तो यदि हम कोई निबंध लिख रहे हैं, हम कहीं फंस गए हैं, और हम यदि अपने मन से कविता लिख रहे हैं, चाहे कहानी लिख रहे हैं, और वो कविता कहानी उसके रेलिवेंस में है, हमारा तो काम हो गया। तुम तो उसको छोड़ दोगे, हम लिखकर आगे निकल जाएंगे, हम तो पास कर जाएंगे ना। यही कहता है कि शोधार्थी जो होता है, हम जो शायरी आजकल पढ़ते हैं ना मोबाइल पर, दूसरा का नहीं पढ़ना है, अपने भीतर विकास करो लिखने का, अपने भीतर विकास करो सोचने का, समझने का। आई बात समझ में। जैसे कभी रात में हमको टिफिन लेट से देता है, 10-11 बजे बज जाता है, भूख लगा था, तो क्या करें, चल जाते हैं छत पे, अकेले रहते हैं, छत पे क्या गया, अपना चांद देखा, तारा देखा, वायुमंडल सब देखा, अकेले बैठे रहते हैं, है ना। तो अब जब अकेले बैठिएगा और अगर बस दिमाग परेशान रहेगा तो कुछ बातें निकल करके आएंगी। कभी जैसे सो रहे हैं 3 बजे भोर में आंख खुल गया, 2 बजे भोर में आंख खुल गया, होता है ना, आंखें खुल जाती है, उसका नींद नहीं आ रहा है, तो बैठ के क्या जाते हैं छत पे, क्योंकि बड़ा सा छत है, वो कुछ मकान का सब खुला है, तो देखते हैं तारा टिमटिमा रहा है, इन्वायरमेंट का कैसा वाइब्स है, तो उसमें कुछ लिख देते हैं। तो ये गुण जो होता है ये एक नहीं आएगा, ये आपके टाइम लगता है लिखने में। बात समझ में आ गया। तो शोधार्थी जो होता है, शोधार्थी तब बनिएगा जब आपके पास में वो गट्स हो कि हमको लिखना ही है। आई बात समझ में। तो लिखने का अभ्यास आपको करना होगा। अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो क्या कीजिएगा, दूसरा का कविता याद कीजिए, रटिए उसको, फिर उसको लिखिए, यही कर सकते हैं। और जो दूसरा की कविता आप याद किए हैं वो आप ही के लिए थोड़ा लिखा है, जैसे प्रेमचंद साहब लिखे, आप ही के गोदान थोड़ा लिखे, तो सब पढ़ रहा है। अब एक कॉपी है, मतलब 10 कॉपी जिसमें कि एक ही प्रकार कविता लिखा गया हुआ, पढ़ते पढ़ते बोर हो गया होगा, वो सबको समान नंबर देगा। लेकिन जैसे ही एक कॉपी उसके पास में आता है, देखता है ये तो नया कविता लिखा हुआ है, पढ़ेगा क्यूरियोसिटी से कि भाई क्या लिखा है, ये गलत के सही है ना, पढ़ेगा, अच्छा लगा, नंबर देगा वो। तो शोधार्थी आपको होना होगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। और कब इसमें जितना ज्यादा आप उसमें बेहतर तरीके से ये करेंगे, ठीक। थर्ड जो होता है राइटिंग स्टाइल, राइटिंग स्टाइल, इसको बोला जाता है हिंदी में अंदाज। अब देखो, कोई भी निबंध लिखो, चाहे लोकोक्ति का हो, चाहे वो किसका हो, चाहे वो हमारा कहां गया सामान्य टॉपिक का हो, आपके लिखने का स्टाइल कैसा है, बात समझ में आ गया। लड़का या लड़की सुंदर या खराब नहीं होती है, या होता है उसका सुंदर खराब क्या होता है, उसका सुंदर खराब होता है उसका आर्थिक स्थिति, है ना। देखिए वो कपिल शर्मा को जब माथा में बाल था, उसको पूरा खत्म था, अब देखते हो घना घना बाल है। तो जब जेब में पैसा आता है ना, तो अपने आप में क्या आ जाएगा, अपने आप में आपके व्यक्तित्व ही आपका चेंज हो जाता है। उसी प्रकार से जो आपका अंदाज है, आप अपने ऐसे अंदाज में अपने निबंध को लिखिएगा या राइटिंग कीजिएगा जो अंदाज दूसरे को क्या करे, आकर्षित करे, दूसरे को आकर्षित करे। तो ये आपको डेवलप करना है कि आप पर कौन सा अंदाज सूट करता है। देखती हो ना कि कभी कभी कोई बच्चा अच्छा ड्रेस पहन के आता है तो अच्छा लगता है, शकल वही है, अकल उसका वही है, लेकिन ड्रेसिंग सेंस से उसका पर्सनालिटी का पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका अंदाज कुछ अलग हो गया है। तो आप निबंध में अपने अंदाज को जितना बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कीजिएगा, उतना ही सुंदर आपको क्या मिलेगा, अंक मिलने की संभावना रहेगी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ठीक, चलो आगे बढ़े। चलो अब इसमें थोड़ा सा और एक बात कर लेते हैं। ये तो सामान्य चीजें हो गई, अब थोड़ा सा लोकोक्ति पर भी हम लोग आते हैं। कुछ लंबी क्लास हो गई है, आप लोग बोर नहीं होइएगा, कुछ यहाँ सीखने कीजिएगा, है ना। अब जैसे हम बिहार की लोकोक्ति पर चर्चा करते हैं, थोड़ा सा समझ लो उसमें क्या होता है कि जब भी हम लोकोक्ति कोई बिहार का हमारे पास में निबंध में देता है बीपीएससी, ठीक है, तो उस लोकोक्ति को सबसे पहले हम यह समझेंगे, मान के चलेंगे कि उस लोकोक्ति का अपना औकात होगा, तब ना बीपीएससी उठाया है उसको, समझ में आया। यानी उस लोकोक्ति का अपना कुछ वजन होगा, महत्व होगा, तब उसको उठाया हुआ है। तो जब भी आपके पास में लोकोक्ति बिहार का आए, कोई भी आए, तो उस पर दो चीज ध्यान देना। दो चीज क्या देना, पहला ध्यान देना है इस लोकोक्ति की भूमिका क्या है, इसकी भूमिका क्या है,
और दूसरा, कोई भी लोकोक्ति जो बीपीएससी पूछता है या हम लोग बोलते सुनते हैं, उस लोकोक्ति का अपना सांस्कृतिक महत्व होता है। बिना सांस्कृतिक महत्व का कोई भी आज लोकोक्ति आजकल नहीं होता है। यदि आपके पास में कोई लोकोक्ति आया हुआ है तो आप देखो उस लोकोक्ति की भूमिका क्या है और उस लोकोक्ति की सांस्कृतिक ये महत्व क्या होता है, भूमिका क्या होता है। तो जब इन दो चीजों पे आप काम कीजिएगा तो आप उसको और बेहतर सोच पाइएगा। ठीक है। सेकेंड बात है कि कोई भी लोकोक्ति होता है ना, वो हमारे बिहार का जीवन को दर्शाता है, हमारे बिहार की स्थिति को दर्शाता है, हमारे बिहार के दर्शन को दर्शाता है, हमारे बिहार के सांस्कृतिक तथा राजनैतिक उसको उन्मुक्तताओं को दर्शाता है, हमारे बिहार की बोली बोलचाल की भाषा, हमारे बिहार का रहन सहन तथा हमारे बिहार की सांस्कृतिक विविधता और विशालता को दर्शाता है। तो कोई भी लोकोक्ति क्या हो, रवीना बोर्ड पर देखो, कोई भी लोकोक्ति क्या हो, कम नहीं होता है। आपका क्या होता है महत्व, तो आप अपने आप को मतलब ढालो, फील करो कि लोकोक्ति है तो इतना ज्यादा हमको क्या है, हमको मजबूती मिला हुआ क्या सांस्कृतिक का, तब जाके आप क्या कर बेहतर लोकोक्ति को लिख सकते हो। ठीक है। दूसरी बात, कोई भी लोकोक्ति होता है वह हमको क्या देता है, ज्ञान देता है। कोई लोकोक्ति हमको अनुभव देता है, कोई लोकोक्ति हमको अनुभव का साझाकरण करने को प्रेरित करता है। जैसे चले ना आए अंगना टेढ़ बोलते हैं ना, ये हमको ज्ञान भी देता है और हमको क्या बोलता है कि आगे प्रोसीड करने के लिए बोलता है। जैसे हम बीपीएससी का पीटी पास नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, बच्चा क्या बोलता है, बीपीएससी क्वेश्चन उलट के पूछ लिया, ऐसा क्वेश्चन हम पास कर जाते हैं। जैसे बीपीएससी में यही ना हो रहा है आजकल कि पापा पूछेंगे कैसा गया है पीटी, तो पापा ठीक गया है, जैसे पढ़े थे वैसा बीपीएससी नहीं पूछा है, वैसा क्वेश्चन पक्का हम पास कर जाते हैं। इस बार मामला गड़बड़ा गया, अगला बार हम फिर ट्राई करेंगे। सुन तो लो हमारी बात को, ठीक है। यानी आप बीपीएससी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके अकॉर्डिंग क्या चले, बीपीएससी चले। उसी प्रकार से नाच ना जाने, तो आप बोली हो ना, नया नया कन्या आती है, वो चलती है तो क्या करती है, गिर जाती है। सास बोलती है कहा गिर गए, तो बोलती है मैया जी हम बनी में टेढ़ा बा, खाल, हाँ खाल पूछ बा, क्या बोलते हैं, खाल पूछ बा, हाँ खाल मतलब गड्ढा, खाल ऊंचवा। जबकि वो बहुरिया क्यों गिरती है, कभी सोची हो, वो बहुरिया हाँ साड़ी में उसका अंगुली फंस जाता था, वो गिर जाती है। यानी तो बहुरिया को जमीन मतलब क्या हो गया, बीपीएससी हो गया, बहुरिया क्या हो गई, बीपीएससी विद्यार्थी हो गई। तो बोला क्या जाता है कि बहुरिया बीपीएससी के चलो, जहाँ गड्ढा हो जाए दाब के चलो, और जहाँ उठल वहां पर तो आराम से चलो, है बस समझ में। यही तो बोले हैं बीपीएससी बोलती है, चीजों को जोड़ना सीखना है हमको। यदि कोई हमको बात आ रहा है तो हम उसको इंटरलिंक कैसे करेंगे, आई बात समझ में। यही होता है क्या, ज्ञान की चीजें। अब दिक्कत है ना, तो बोलती सर कि इसका मतलब ये नहीं होता है, अरे एक लोकोक्ति का 1000 मतलब होता है ना। तब हाँ वैसे भी रहता है वो कहावत। ठीक है, आगे बढ़े चलो। दूसरी बात ये होती है कि कोई भी जो लोकोक्ति होता है, वह लोकोक्ति वास्तव में क्या होता है, वह लोकोक्ति अपने संस्कृति का हस्तांतरण करता है। जैसे मिथिलांचल में यदि आप जाइएगा कभी, मिथिलांचल में जैसे मधुबनी, दरभंगा, पूर्णी, ये अररिया, कटिहार, सब में जब आप जाइएगा, यहाँ की संस्कृति क्या है, यहाँ की संस्कृति है कि आपको अभी भी नीचे पलथी मार के बैठ के खिलाएगा पिलाएगा, और वहां दही चूड़ा का बड़ा महत्व है ना, प्रेम से बोलेगा, प्रेम से बैठा के खिलाएगा पिलाएगा आपको। भोजपुरी में यहाँ पे खा के बात खाना तो जा, गलत कल्चर है। तो आप जब निबंध पढ़िएगा तो आप अगर भोजपुर के रहने वाले हैं तो आपको मिथिलांचल संस्कृति को अपनाना सिखाया जाएगा। आप मिथिलांचल के हैं तो आपको भोजपुर संस्कृति को सिखाया जाएगा। यानी ये लोकोक्ति वास्तव में क्या होता है, अपने विचारों का आदान और प्रदान करता है। तो दिक्कत, चलो अगला एक और बात है कि जो बिहार की लोकोक्ति होती है, बिहार में क्या होता है बाबू, लोकोक्ति होता है, वह बिहार में लोकोक्ति हमारे बिहार की और हमारे बिहारियों की नैतिकता और सामाजिक मूल्य को, अगर कोई कहावत या कहीं कोई बोली बोली जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि वह लोकोक्ति तब न आया है जब वहां पर कोई उसका सोशल वैल्यू रहा होगा। ऐसी कोई थोड़ा लोकोक्ति बन जाता है। तो हमेशा कोई भी लोकोक्ति होता है तो वो हमको इथिक्स सिखाता है, अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होता है कि वो हमारे सामाजिक मूल्य को दर्शाता है। सामाजिक मूल्य का मतलब क्या होता है, कोई भी लोकोक्ति उठा करके तुम ले लो। जैसे एग्जांपल देखो, एक कहावत अभी 69वीं में से पूछा गया था, क्वेश्चन है कि धोबियक कुकुर ने घर के न घाट के। धोबियक कुत्ता क्या होता है, न घर का न घाट का। वो इसमें नैतिकता क्या है और सामाजिक मूल्य क्या है। सामाजिक मूल्य यह है कि धोबी का कुत्ता मतलब क्या होता है कि जो कुत्ता होता है, यानी जो लालची व्यक्ति होता है, जहां देखता है कि हमको कुछ मिला वहां चल गया, कभी इसके यहाँ कभी उसके यहाँ चला गया,
और बाद में जब दोनों साथ देता है तो कहीं का रहता है, उसको तो ना घाट पे देगा, वो भी कोई दूसरा भी क्यों आने देगा, और ना कोई उसको घर वाला स्वीकार करेगा, है मारेंगे परिवार तुमको चाचा जी पकड़ के, ठीक है ना। हालांकि अच्छा यहाँ पर बोली है ना, घर के ना घाट के, आई बात समझ में। उसी प्रकार ये हमको समाज में क्या सिखाता है, ये सिखाता है धोबियक कुकुर ने घर के ना घाट के, ये हमको सामाजिक मूल्य क्या दिया कि भाई तुम अस्थाई रहो।